100/2, 50 आंसर। क्या समस्या थी यार? ठीक है, कोई समस्या थी, कोई लॉजिक था, दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, पेन उठाने की आवश्यकता है ही नहीं। साधारण ब्याज में 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको देख लीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। और फिर चलेंगे अनुपात पर। जो अनुपात होता है, ए अनुपात बी का अनुपात इतना है, बी अनुपात सी का अनुपात इतना है, तो ए बी सी का बताइए। चलिए देखिए, कह रहा है कि यहां पर साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर मूलधन की बात करें तो मूलधन बराबर इसी में से साधारण ब्याज ऊपर चला जाएगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर इंटू समय। और इसी में दर में की बात करेंगे तो साधारण ब्याज इंटू 100 मूलधन गुणे समय। और अगर मैं कह दूं कि भाई समय बराबर, तो समय का भी यहां से निकल आएगा। तो इसी फार्मूले पर पूरी वेस्ट ये रामलीला है। 4 से 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कैटेगरी में, जो पहला कैटेगरी है वो बहुत सिंपल है, जो बिल्कुल फार्मूले पर है कि 5,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज होगा। वीडियो रोकिएगा, लगाइएगा। यहां पर जो आंसर जाएगा देखिएगा, 5,000 है, 20% है, 3 वर्ष के लिए, बताइए। सिंपल से था, ये सिंपल से था। तो इसको लॉजिक से काटोगे आप तो आप कहोगे कि सर ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। तो 3,000 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 3,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमारा टाइप राइटर ना 0 कम ही कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। अगला, अगर मैं कह दूं कि भाई ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का स्वरूप बदल चुका है, क्वेश्चन का स्वरूप ही बदल चुका है कि 1,000 रुपए है, 20% का दर है, वार्षिक दर 73 दिन है, 73 डेज है। अब अपान 100 तो होगा, लेकिन 73 डेज है। 73 अगर डेज है तो यह बताओ 73 डेज एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो यहां पर 365 से और भाग देना पड़ेगा। अब सवाल बिल्कुल बैलेंस में है। अब जब इसको काटोगे आप, तो आप याद रखिएगा, इसको जब आप काटोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से बिल्कुल आसानी से आप उड़ा सकते हो, उड़ा सकते हो। तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 73 दिन की बात करी जाए तो इनको साल में चेंज करने के लिए आपको 365 दिन यानी ये आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 365 दिन होते हैं एक साल में, मेरी बात समझ रहे ना। तो आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो 400 के साथ जाएगा, और 400 ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन का स्वरूप चेंज करते हैं। 5,000 रुपए कितने % की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपए होगा। तो हमने कहा कि 3,000 रुपए साधारण ब्याज 100, दर निकालनी है भैया, दर 5,000 इंटू 3 वर्ष। तो अब भी कोई दिक्कत है काटने में, कोई समस्या आ रही काटने में, बताइए, कोई समस्या आ रही काटने में। ऑप्शन सी जाएगा कि नहीं जाएगा भैया, सिंपल सी बात है, दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन इंटू समय। सूत्र भी लिखा है, बार बार लिख रहा हूं। 3,000 लिखिए, 100 लिखिए, ठीक है ना, वही वाला 100 वाला जो फार्मूले में है। 5,000 लिखिए जो मूलधन है आपका, इंटू 3 लिखिएगा जो वर्ष है आपकी, 20% काट पीट के कर दीजिएगा, हिले इस सवाल को। 4 नंबर देखिए, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बिना पेन के लगाने, बिना पेन के लगाने, बहुत आसान है, बहुत आसान है बिना पेन के लगाने। देखो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 2 कॉन्सेप्ट है, 4 नंबर और 5 नंबर। फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। 4 नंबर और 5 नंबर बिना कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। देखिए यहां पर कह रहा है कि 9/25 है ना, 9/25 बहुत आसान है। ये 9/25 इंटू 100 अपने पास से लगा दो, 25 चक्कू 100, 9 चौक 36 हो जाएगा। इस पर मार दो रूट, 6 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कह रहा जबकि दर व समय संख्या के रूप में बराबर हो, दर पूछे तो 6, समय पूछे तो 6। ठीक है, याद रखेंगे, मेरी बात समझ रहे ना। 9/25 बराबर क्या रखेंगे, यहां पर इंटू में 100 रख देंगे, 25 चक्कू 100, 9 चौक 36, रूट लगा दो, 6 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, समझा देते। दर व समय जब समान हो तो आपको 100 अपने पास से लगाने, 36 हो जाएगा। दर 6%, समय 6 वर्ष, सब कुछ समान है, तो आपका चाहे समान हो समय चाहे दर हो, आंसर एक ही रहेगा। एक लगाओ अपने हिसाब से, लगाओ अपने हिसाब से।
कि कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/20 गुना होगा। मूलधन का 16/20 गुना होगा दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं कि देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 16/20 गुना होगा तो 16/20 लिखा, अपने पास से 100 लगाया, 0 से 0, 2 पंचे 10, 16 कितना हो जाएगा? गड़बड़ हो गया क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, गड़बड़ हो गया क्या काटने पीटने में? 16/20 की बात कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, थोड़ा सा सवाल में मिसप्रिंट हो गया है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से यहाँ पर 25 होना चाहिए, क्योंकि सवाल भी ऐसा ही एग्जामिनर देगा जहाँ पर आपका उसका रूट बनेगा। अब जब रूट बनेगा तो 16 का है 25 इंटू 100, तो 25 क्या हो जाएगा? 25 चक्कू 100, 16 चक्कू 64, 64 क्या है? 8 अट्ठे 64 होता है। समय दर बराबर समान है, आंसर सी जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर 25 कर लीजिएगा। अगला, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर, रेशियो पर। रेशियो क्या है? A/B बराबर 4/5 है, B/C बराबर 2/3 है। तो ABC का अनुपात बताइएगा। ABC का आपको अनुपात बताना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आपको बहुत लॉजिकल तरीके से 2 क्वेश्चन कराऊंगा केवल रेशियो में, जो पूछे जाते हैं। देखिए, AB का 4/5 है, BC का 2/3 है। ABC आपको ऐसा लिख लेना है, AB के सामने आपको 4/5 लिख लेना है और A का गैप छोड़ देना है। BC के सामने 2/3 लिख लेना, B के सामने एक इसका गैप छोड़ देना, यहाँ पर 3 लिख लेना। अब जो आपको यहाँ पर ये गैप दिख रहा है, तो ये B वाला जो है पास में उसको बढ़ा देना है, और ये जो गैप दिख रहा है इसको यहाँ पर बढ़ा दीजिए ये। तो अब देखिएगा 2 चाकू 8 हो जाएगा, ठीक है ना? 2 चाकू 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तियों 15 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, ABC अपने हिसाब से लिख लो। ABC का मान अगर निकालना है, AB के सामने वो रखो, BC के सामने नीचे रखो। 2 गैप छूटेंगे, एक इधर वाला, इसको यहाँ से बढ़ा दो, इसको यहाँ से बढ़ा दो, इसको यहाँ से बढ़ा के 2 कर दिया, इसको यहाँ से बढ़ा के 5 कर दिया, यहाँ पर 5 सेम नंबर हो जाएगा और गुणा कर दिया। बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। AB बराबर 3/7 है, BC बराबर 2/5 है। ABC क्या होगा? करके देखिए, वीडियो रोकिए, लॉक कीजिएगा, बताइए लॉक करके। चलिए देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं बात करता हूं तो AB के नीचे लिखा 3/7, BC के नीचे लिखा 2/5, और ABC की बात अगर कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करा, हमने C के लिए 7 यहाँ पर बढ़ा दिया, 2 के लिए यहाँ पर 2 बढ़ा दिया। तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 पना 35, आंसर हो गया 6 14 35। आ जाएगा एज वाले क्वेश्चन पर, हम तांडव मचाते हैं। A और B की वर्तमान आयु 4/5 है। 6 वर्ष बाद यह 5/6 के अनुपात में हो जाएगी। सवाल को रोकिएगा, सवाल को करिएगा, किस तरीके से सवाल होगा ये आपको बताना पड़ेगा। लॉजिक लगाइएगा, क्या होगा। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए, AB की वर्तमान आयु है 4/5, ठीक है। 6 वर्ष बाद यह आयु, जो 6 ईयर बाद होती है, यह आयु 5 और 6 में हो जाती है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर देखिएगा कि जो लॉजिक है वो कितने साल का अंतर है, डिफरेंस क्या है, वो 1 का डिफरेंस आ रहा, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों का 20 भी आ रहा, बहुत सारे बच्चों का 25 भी आ रहा, 15 भी आ रहा। अब यहाँ पर देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर मैं देख लेता हूँ एक बार, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कि क्वेश्चन में गड़बड़ी है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी। AB की वर्तमान आयु की जो अनुपात है वो है, रेशियो है 4/5 है। 6 वर्ष बाद यहाँ पे है गड़बड़, यहाँ पे है गड़बड़। अगर मैं इसको 6 वर्ष कर दूंगा तो फिर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। यहाँ पर आप करिएगा 5 वर्ष। अब आप करिए, अब देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो 4 और 5 के बीच में गैप कितना है, 1 का है। हमसे कह रहा है कि भाई गैप 1 का नहीं है, 5 वर्ष का गैप है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब 1 बराबर 5 हो जाएगा तो ये बताओ कि जब 5 हो जाएगा तो मुझसे कह रहा है कि वर्तमान आयु है 4/5 का, क्योंकि यही रेशियो है। अब भाई यहाँ पर 5 है तो 5 चौकू 20, A की हो जाएगी 20, और 5 25 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये B की हो जाएगी 25। मुझसे पहला कह रहा है कि A का बताओ, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा D के साथ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब मजा आ जाएगा। देखिए,
ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यदि इनकी आयु का अनुपात 72 हो, यानी योग की बात कर रहा है, हमसे कह रहा है कि ए और बी जो हैं वो 4:4:5 में हैं। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हमसे कह रहा है कि भाई 4:5 में है और जो आपका योग है वो है 72। लेकिन मेरे हिसाब से योग क्या है, मेरे हिसाब से इनका योग क्या है, 9 है। सवाल के हिसाब से क्या है, 72 है। तो एक का मान कितना होगा, 9 8 72। अब कितना होगा, अगर एक का मान जो है क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 4:5 पहले से है, 8 चकु 32 और 8 पंच 40। तो बड़े की आयु क्या होगी, 40 होगी। सिंपल सी बात समझ रहे ना, नहीं समझ में आया? वर्तमान एज है 4:5, योग दिया है 72, मेरे हिसाब से है योग 9, सवाल के हिसाब से है 72, 1 बराबर 8। तो हम कहेंगे कि भाई 8 चकु 32, ए की 32 है, 8 पंच 40, बी की 40 है, बड़े की आयु है 40। एक पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है। एक पिता की आयु, फादर की आयु बॉय से 4 गुनी है, ठीक है ना? बॉय से क्या है, 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु का योग 62 हो जाता है। तो दोस्तों आप याद रख लो कि हमें वर्ष बाद की बात कर रहा है तो मुझे वर्तमान में लाना पड़ेगा, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु पूछी है। और वर्तमान में लाने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर जो योग है वो 5 बन रहा है, यहाँ पर जो योग है वो 5 बन रहा है। और हमें वर्तमान में लाने के लिए हमें पता है कि अगर 6 पिता की बड़ी है तो 6 बेटा की भी बड़ी होगी, तो दोनों की 12 वर्ष बड़ी होगी। और 12 वर्ष जब बड़ी होगी तो 12 वर्ष अगर मैं 62 से घटा देता हूँ तो ये वर्तमान में आ जाएगी। 62 से अगर मैं 12 घटा देता हूँ तो ये आ जाएगी कितनी, 50। तो हमसे कह रहा है कि हमारे हिसाब से 5 है, सवाल के हिसाब से कह रहा है 50 है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 5×50। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 चौक 40 फादर की एज पूछी है, तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ। मेरी बात समझिएगा कि पिता और पुत्र 4 गुने में हैं, पिता पुत्र 4 गुने में है, वर्तमान में पिता की उम्र हमें निकालनी है, तो 62 वर्ष जो है 6 वर्ष बाद होती है, तो दोनों की बढ़ेगी, इसलिए 12 हमें घटाना पड़ेगा। तो वर्तमान में इस एज के हिसाब से 50 आएगी, और 5 बराबर 50, तो 1 बराबर 10। पिता की हो जाएगी 40 और पुत्र की हो जाएगी 14। मुझे पिता की पूछी थी 40, अगर पुत्र की पूछता तो 14 मार देता। ए बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 44 वर्ष था, तो बी की वर्तमान आयु बताओ। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, एक बार ट्राई करो, जवाब लगाओ कि आंसर क्या आएगा। क्या बच्चे 30 मार रहे हैं? बहुत आसान भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, बताइएगा। बहुत आसान भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, लॉजिक आप लगा सकते हो, सवाल हो सकता है। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि a प्लस बी कितना है। a प्लस बी है 44। a प्लस बी कितना है, 44 है। a अनुपात b कितना है, 4:5 है, ठीक है ना? 4:5 है। सिंपल सी बात समझ रहे हैं ना? मेरे हिसाब से कितना है, मेरे हिसाब से 9 है, मेरे हिसाब से 9 है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान में लाने के लिए 5 उसकी भी बड़ी होगी, 5 उसकी भी बड़ी होगी, तो 10 हमें इस 54 में, इस 44 में जोड़ना पड़ेगा। हमें इस 44 में 10 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वर्तमान में आएगी। तो ये हो जाएगा 54। मेरे हिसाब से 9 है, सवाल के हिसाब से 54 है, तो 1 बराबर 9 छाक 54, 6 हो जाएगा। इसके हिसाब से कह रहा है कि पिता ए और बी की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पर 6 चौक 24 हो जाएगी, 6 पंचे 30 हो जाएगी। मुझसे कह रहा बी बताना है, तो 30 यहाँ पर एज हो जाएगी, तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ। सिंपल सी बात आप समझिएगा कि ए प्लस बी बराबर 44 दिया है आज के लिए, और हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 उसकी भी बड़ी होगी, ए की भी, 5 बी की भी बड़ी होगी। वर्तमान में लाने के लिए मुझे 10 साल और जोड़ना पड़ेगा 44 में। अगर बाद करता तो 10 घटाना पड़ता। अभी जो मैंने ऊपर फादर वाले में किया था, तो मैंने कह सकता हूँ कि भाई 1 बराबर अगर 6 आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो ए की आएगी 24 और बी की आएगी 30। आंसर ऑप्शन जाएगा डी के साथ। क्लियर है? ए बी सी की जो आयु है वो 2 3 4 के अनुपात में है। भाई इनकी औसत आयु 27 वर्ष है, बहुत सिंपल है। औसत की जब भी बात करें ना, तो तीनों को आप देख लें कि कितना हो जाएगा। तीनों को आप जब देख लेंगे तो ये आ जाएगा 81 औसत आयु में। औसत आयु में क्या हो जाएगा, 81। और ए बी सी की वैसे कितनी दी है, ए बी सी की वैसे कितनी दी है, 2 3 4। इनको जोड़ो, 2 3 5 4 9। सवाल में दिया है 81, हमारे हिसाब से है 9। 9 नेम 81, तो 1 बराबर हो जाएगा 9।
और जब 1 बराबर 9 हो जाएगा तो 9 दूनी 18 ये हो जाएगा। ए 9 3 27, बी 9 चौक 36, सी हमसे कह रहा यहाँ पर सबसे बड़ा तो 36 हो जाएगा। सिंपल सी बात समझिएगा कि हमारे हिसाब से कितनी है, 9 है। सवाल के हिसाब से क्या है, सवाल के हिसाब से 81, तो हमारे हिसाब से 1 बराबर 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो 36 क्या हो जाएगी, इसकी बड़ी एज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, तो 6 दर्जन का मूल्य बताइए। बहुत आसान है, लगाइएगा। फिर चलते हैं माध्य मध्यिका पर, फिर चलते हैं माध्य और मध्यिका पर। कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे तो ही 3 कॉन्सेप्ट आपको और बताएंगे। 3 पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है, 20 रुपये है। 3 पेंसिल का जो मूल्य है वो 20 रुपये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है कि 20/3 लिखना है और इंटू 72 लिखना है। क्यों? क्योंकि 12 दर्जन, 12 छंग 72, 6 दर्जन है तो 12 का गुणा होगा, 72 हो जाएगा। तो ये लॉजिक आपको लगाना है कि 20/3 6 दर्जन निकालना है, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 480, ठीक है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। लॉजिक लगाना है, बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा चैप्टर पर जहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माध्य मध्यिका बहुलक, माध्य की बात करी जा रही है। माध्य का अर्थ लगभग कहा जाए तो औसत होता है, माध्य का लगभग औसत होता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आते हैं मध्यिका और बहुलक से। जैसे अगर माध्य की बात करें तो 10, 21, 22, 32, 20, 17, 18, 20 में बताइएगा कौन सा माध्य होगा, क्या माध्य होगा। तो साधारण सी बात है कि आप जो देख रहे हो भी बिल्कुल समान है कि एवरेज जो होगा वही क्या होगा, माध्य हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि मध्यिका से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो मध्यिका में क्या होता है कि बीच वाली संख्या आपको मध्यिका ही लेनी है। जो भी आपको क्रम से, देखिएगा मध्यिका की ट्रिक क्या है, आपको बीच वाली संख्या लेनी है लेकिन क्रम आवश्यक है। आपको ऊट पटांग संख्या दी होंगी आपको, लेकिन इसका क्रम कर लीजिएगा। अब देखिए 5 के बाद 10 के बाद 21 दी है, 17 यहाँ दी है, तो 5 के बाद 10 के बाद 17, फिर उससे बड़ी 18, फिर इसमें से ढूंढ के फिर उससे बड़ी 20 आएगी, फिर 20 2 बार दिया है 20, है ना, क्योंकि यहाँ पर 20 दिया है, यहाँ पर 20 दिया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक आपको लिखते जाना है। फिर आपने देखा कि भाई बीच वाली संख्या क्या है, वही आंसर हमारा हो जाएगा। मेरी बात समझे। बहुलक क्या है, बहुलक का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। बहुलक का मतलब बहुत बार, जो बहुत बार आया हो वही बहुलक है। इन संख्याओं में आप चेक करिए कौन सा डिजिट बहुत बार आया है, कौन सा डिजिट बहुत बार आया है, वही आंसर हो जाएगा। 4 7 4 3 2 4 7 8 4 5 4 में बहुलक बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 बहुलक हो जाएगा, क्योंकि 4 4 4 4 सबसे ज़्यादा आया। परिसर में क्या होता है, परिसर दोस्तों भी एग्जाम में बहुत पूछता है। परिसर आपके जब एग्जाम में पूछा है ना, तो आपको बस केवल क्या करना है, केवल आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि परिसर में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या को आपस में घटा दीजिए। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 32 है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, इनको आपस में घटाओगे तो 22 आंसर हो जाएगा। यह आपका तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। आ जाएगा वर्ग और आयत पर। क्वेश्चन में जब पूछा जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए स्क्वायर होता है या भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण गुणे विकर्ण अपान 8 होता है। ये भी याद रखना है, 2 क्षेत्रफल होते हैं। जब विकर्ण दिया हो तो उसके हिसाब से क्षेत्रफल निकलेगा, जब भुजा दिया हो तो उसके हिसाब से। और विकर्ण क्या होता है, a√2। परिमाप क्या होता है आयत का, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई ब्रैकेट में। और विकर्ण क्या होता है, l² + b² लंबाई गुणे चौड़ाई, जो हम ऊपर पढ़ते थे LB में, यहाँ पर प्लस में आपका l² + b² हो जाएगा रूट में। और परिमाप क्या होगा, 4a हो जाएगा, ठीक है। परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, वो भी किसका, मैं अभी आगे बताऊंगा किसका 4a परिमाप होगा, अभी आगे बताऊंगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला करिएगा, यदि किसी संख्या का विकर्ण 8√2 है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। वर्ग का परिमाप आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। परिमाप आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो यार वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है a√2। अभी हम भी बताया ऊपर, और ये सवाल में दिया है कि भैया ये होगा, तो मैंने कहा ये होगा, तो a बराबर 8 आ गया। a बराबर अगर 8 आ गया तो हमें ये बताओ परिमाप क्या होता है। भाई विकर्ण तो ये हो गया, भाई a√2 विकर्ण होता है, विकर्ण के सामने विकर्ण हमने कर दिया, तो हमारा a का मान 8 आ गया। जब a का मान 8 आ गया तो हमें ये बताओ कि जो आपका परिमाप होगा वो कहीं ना कहीं जो परिमाप होता है
वो आपका क्या होता है 4a होता है। किसका किसका 4a? वर्ग का, क्योंकि जो वर्ग होता है वो चारों तरफ से समान होता है, इसका भी a, इसका भी a, इसका भी a, इसका भी a। तो जो 4a होता है तो 4a में आप देखते हो कि 4a की वैल्यू 8 निकाली है, तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो 32 होगा, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं लिखा, क्या बात है टाइपराइटर की। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होशियार बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यदि किसी संख्या का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण बताइए। बताइए विकर्ण क्या होगा। यदि किसी संख्या का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर का मतलब है कि कोई भी अगर परिमाप दिया है तो 4a बराबर परिमाप होता है, 40 इसका मान दिया है तो a बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। a बराबर 10 आ जाएगा तो वर्ग का विकर्ण आपको बताना है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है a√2। a√2 होता है, तो a का 10 है, √2 पहले से है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दोस्तों यहाँ पर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लॉजिक तरीके से लगाओ, ऑप्शन मिले या ना मिले हम आपको पूरा सॉल्व करके दे रहे हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें आपको मिलेगा ऑप्शन। तो बताओ विकर्ण क्या है? किसी वर्ग का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है? ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बराबर 72। अब ए स्क्वायर बराबर 72 होता है तो ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 72 आ जाएगा, रूट में 72 आ जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6√2। अब विकर्ण की बात अगर की जाए तो विकर्ण में क्या आ जाएगा? विकर्ण में पहले से ही होता है, विकर्ण में क्या होता है? विकर्ण में होता है a√2, और a रूट में क्या है कि विकर्ण का मतलब होता है a√2। ध्यान दीजिएगा, अभी मेरे पास आया था क्या? a की वैल्यू आई थी, वो आई थी 6√2, विकर्ण बराबर क्या होता है? a√2। अब हमारे पास a की वैल्यू है 6√2 इंटू एक रूट और मिल गया, तो हमारा 12 आ जाएगा, क्योंकि √2 आपस में 2 बन जाते हैं। यह आपका रहा सॉल्यूशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आया? किसी वर्ग का परिमाप और मान बराबर है तो वर्ग का विकर्ण बताओ। परिमाप बराबर है उसके किसके? भुजा के, ठीक है ना, क्षेत्रफल के बराबर है। यहां पर लिखना है परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब यह बताओ परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4a और उसका क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। a से मैंने a काट दिया, a बराबर क्या आ गया? 4। तो वर्ग का विकर्ण बताना है, तो विकर्ण का मतलब क्या होता है? a√2 होता है, तो ये आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ गए ना? तो ये हमारा है लॉजिक, ये हमारा क्या है? लॉजिक है दोस्तों। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि ज्यामिति में क्या होता है कि रेखाखंड होता है, रेखाखंड के अंतर्गत एक निश्चित लंबी दूरी को रेखाखंड कहते हैं, कि एक अगर a से b तक खींची गई है, अनंत ना हो तो उसको रेखाखंड कहा जाता है। अगर पूछा जाए रेखा क्या होता है कि एक रेखाखंड के दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर, अगर कोई a से है b तक है, अगर उसको अनंत बढ़ा दिया तो वो रेखा हो जाएगी। रेखा हमेशा अनंत तक, रेखाखंड हमेशा लिमिट तक, ठीक है। रेखा के प्रकार अगर मैं बात करूं आपसे कि रेखा के प्रकार क्या होते हैं, रेखा के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दो। समांतर रेखाओं में, समांतर रेखाओं की बात करें तो यहाँ पर एक कंडीशन पूछी जाती है एग्जाम में कि वैसी रेखा जो दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, ये समांतर रेखा, दूरी हमेशा बराबर रहे, उन रेखाओं को समांतर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक पॉइंट है। और तिर्यक रेखा क्या होती है? वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को आपस में काटे, यहाँ पर काटने के बिंदु को क्या कहते हैं? तिर्यक बिंदु कहते हैं। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा होगा। पूरे गले की अगर बात करें तो ख़राब हो चुका है। मैंने आपको हमेशा की तरह कहा है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने, सभी के सामने, बच्चों के सामने आते रहेंगे। और ये उम्मीद है कि आपका कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपके एग्ज़ाम को यहाँ पर कवर ना करें। लॉजिक के साथ बताया है, कुछ ऑप्शंस यहाँ पर नहीं मिले हैं तो वो तो सॉल्व करने से कुछ टाइपिंग की गलतियाँ होती हैं, वो तो